नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आज के करंट अफेयर में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है जो उन पे हम बात करेंगे, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। पहला टॉपिक ये है कि DMH-11 के अभी क्या हो रहे हैं, फील्ड ट्रायल चल रहे हैं, उसके कुछ हमारे सामने रिजल्ट निकल के आए हैं। ठीक है। DMH-11 क्या है? GM मस्टर्ड है, मतलब कि जेनेटिक मॉडिफाइड क्या है, क्रॉप है। तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें निकल के आई हैं। हमेशा कंट्रोवर्सी बनी रहती है कि DMH-11 को अप्रूवल दिया जाए, क्योंकि ये क्या है, फूड ग्रेन के रूप में कार्य करता है और इसके क्या ह्यूमन हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेंगे और क्या इसके इन्वायरमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेंगे। तो ये सारी चर्चाएं लगातार चलती रहती हैं और इससे संबंधित प्रश्न एक बार यूपीएससी ने पूछा भी जा चुका है। तो आगे भी प्रश्न आने की हमेशा संभावनाएं रहती हैं। यूपीएससी हमेशा क्या करता है, उसके इर्द गिर्द आपके प्रश्न पूछता रहता है, और थोड़ा डीप में जाके, थोड़ा सा राइट जाके, थोड़ा सा लेफ्ट जाके। तो इसमें क्या है, हमारे यूनियन मिनिस्टर है, स्टेट के इंडिपेंडेंट चार्ज के हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने राज्यसभा में कहा है कि जो धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 है, मतलब DMH-11 है, इसने जो ईल्ड है उसमें 28% का इजाफा पाया है और 37% इसने मोर देन जो जोनल चेक रहते हैं। जोनल चेक का मतलब जहां पे जो हमारी जो कन्वेंशनल जो हमारी मस्टर्ड की क्रॉप रहती है उसके अपेक्षा इनने यहाँ पे ज्यादा 37% रूप से इनने बढ़ोतरी की है। तो काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट है। हमारे जो किसान भाई हैं उनकी जो उत्पादकता है वो कम होती जा रही है, तो उसको भी मतलब कि पॉजिटिव रूप से इम्पैक्ट डालेगा। और इसके अलावा कई तरह के पेस्टिसाइड उसमें लगते हैं, तो उसको भी हम इस प्रकार की चीज से दूर कर सकते हैं। स्टडी में इस प्रकार की चीजें पाई गई हैं कि इससे टॉक्सिसिटी नहीं है, बिल्कुल एलर्जी नहीं है। फील्ड ट्रायल ऐसे हुए हैं जो मतलब कि इन्वायरमेंटल रूप से क्या है, सेफ्टी है, और इनका हम कल्टीवेशन कर सकेंगे सेफली रूप से। क्या कल्टीवेशन इसका कर सकते हैं और फूड के लिए, फीड के यूज के लिए इनका उपयोग कर सकते हैं। इसके द्वारा ह्यूमन हेल्थ पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेंगे और ना ही इन्वायरमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है। और ऐसा जीएम मस्टर्ड को क्लासिफाइड नहीं किया गया है हर्बिसाइड टॉलरेंट क्रॉप के रूप में, और इसको रिकमेंडेशन एक कमेटी ने दिया था, GEAC हमेशा चर्चा में रहती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। इन्होंने क्या किया था, एक रिकमेंडेड किया था कि आप इनको इन्वायरमेंट से संबंधित इसके बारे में स्टडी कीजिएगा। अभी तक जैसा आपको पता है, बीटी कॉटन केवल GEC के द्वारा अप्रूवल केवल एक फसल है जो हमारे देश में जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के रूप में काम करती है। उसी के मतलब कि केवल ओनली क्या है, बीटी कॉटन हमारे देश में अभी तक उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो इसमें क्या है, DMH-11 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजों पर बात कर लेते हैं। DMH-11 को दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन क्रॉप के तहत प्लांट्स के रूप में इसको डेवलप किया गया है। इसमें दो एलियन जीन्स का मतलब है कि दो इनने फॉरेन जीन्स लिए हैं, और फॉरेन जीन्स के द्वारा इनने क्या किया है, एक जीन इनने सॉइल्स बैक्टीरिया से लिया है जिसका नाम है बेसिलस अमाइलोलिक्यूफेसियन। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और इन्होंने इस वर्ना के साथ, जो कि क्रॉसिंग इंडियन मस्टर्ड वेराइटी है, इस जो सॉइल बैक्टीरिया है बेसिलस अमाइलोलिक्यूफेसियन, इसको बर्ना के साथ क्या किया है, क्रॉसिंग की है लैब में। उसके बाद इनने इसको क्या किया है, डेवलप करने का प्रयास किया है। ठीक है, विथ ARD हीरा 2। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे देश में इस प्रकार की चीजें क्यों की जाती हैं, क्योंकि हमारे देश में काफी पेस्टिसाइड रूप से देखने को मिलते हैं। क्रॉप की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी कम लेवल पर देखने को मिलती है ग्लोबल की अपेक्षा, और जो पॉपुलेशन है उस पर जो उसके हिसाब से हमको फूड सिक्योरिटी भी सुनिश्चित करनी पड़ती है। तो सारी काम है हमें जेनेटिक मॉडिफाइड टेक्निक के माध्यम से इस प्रकार की चीजें करते हैं। अब जो बीटी कॉटन में इस प्रोसेस क्या है पूरी, सबसे पहले तो हम बैक्टीरिया लेंगे,
जहाँ से भी लेंगे, ज़्यादातर जो बैक्टीरिया सॉइल से लिए जाते हैं। दोनों प्रकार की चीज़ें में आप देख पाएंगे, चाहे वो बीटी कॉटन हो चाहे वो DMH11 हो, वहाँ से दोनों बैक्टीरिया हमने कहाँ से लिए हैं, सॉइल से लिए हैं। यहाँ से हम इनका DNA एक्सट्रैक्ट करते हैं और DNA एक्सट्रैक्ट करने के बाद इनका हम क्लोनिंग करते हैं लैब में, और लैब के माध्यम से हम इसका सेल और टिश्यू कल्चर करने का प्रयास करते हैं। बाद में इस प्लांट को हम इसको उपयोग करने के रूप में सक्षम पाते हैं। तो ये सारी चीजें की जाती हैं। बीटी कॉटन में हमने क्या किया, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस एक नाम का बैक्टीरिया था जो हमने वो भी सॉइल से लिया। इस प्रकार के बैक्टीरिया को हमने लैब में क्या किया, क्रॉसिंग की, ठीक है, विथ इन द जीन, और उसके बाद हमने इसमें क्लोनिंग के माध्यम से इस प्रकार बीटी कॉटन को डेवलप किया, जो कि सैंडी फ्लाई के अगेंस्ट क्या है, रेजिस्टेंस पैदा करता है। और इस प्रकार के हमले हमको बीटी कॉटन पे आप सैंडी फ्लाई के देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ समस्याएं हैं, इसलिए चर्चा में रहता है। अब दूसरी बात है कि अगर हम जीएम क्रॉप का उपयोग करेंगे तो उसके कुछ ना कुछ पॉजिटिव होंगे, और हम जीएम क्रॉप का उपयोग करेंगे तो उसके कुछ ना कुछ नेगेटिव हो सकते हैं। अभी नहीं तो इन फ्यूचर नेगेटिव हो सकते हैं, और अभी कुछ नेगेटिव हैं, इन फ्यूचर क्या हो सकते हैं। तो इन्हीं पर सारी बातें करते हैं। अगर हम जीएम क्रॉप का अगर हम यूज करते हैं तो उसके फेवर में कुछ आर्गुमेंट आते हैं, वो है कि हमारी जो देश की पॉपुलेशन है अगले साल चाइना को सरपास कर जाएगी और हम विश्व के नंबर 1 पॉपुलेटेड कंट्री बन जाएंगे, पहले नंबर की। तो इन पॉपुलेशन की खास समस्याओं को दूर करने के लिए हमारे पास जो क्रॉप का जो प्रोडक्शन लेवल है वो हाई होना चाहिए। तो इसके माध्यम से हम क्या करेंगे, जो जीएम क्रॉप है उसके माध्यम से हम फूड सिक्योरिटी को सुनिश्चित कर सकते हैं, और इसके माध्यम से अपनी जो जनसंख्या है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, और पूर्ति करने के साथ साथ हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि अधिकांश विश्वों में जीएम क्रॉप का ही उपयोग होता है। चाहे ब्राजील ले लो, मैक्सिको ले लो, अमेरिका ले लो और यूरोपियन कंट्री ले लो, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा, जैसे हमने देखा कि 27% क्या हुआ, यील्ड बढ़ गई, तो इस प्रकार की हाई यील्ड हमको मिलेगी, और अगर हाई यील्ड बढ़ेगी तो फार्मर के पास इनकम अधिक से अधिक होगी, उनका सेल आउट करेंगे तो उनके पास पैसा अधिक से अधिक होगा, कहीं ना कहीं उनके हम इनकम को डबल कर पाएंगे, जैसा सरकार का लक्ष्य है, ठीक है। और तीसरी बात है कि जो बीटी कॉटन है उसमें सैंडी फ्लाई का काफी हमको मतलब कि हमला देखा गया। तो इस प्रकार की कई और फसलें हैं तो उसमें भी पेस्टिसाइड हार्बिसाइड रहते हैं, उनको उनके द्वारा उस फसल पे निगेटिव इम्पैक्ट हमको देखने को मिलता है। तो इस प्रकार की चीजों के माध्यम से अगर हम पेस्टिसाइड हर्बिसाइड का नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है तो किसान जो हमारे भाई हैं वो क्या करते हैं कि इसकी पेस्टिसाइड हर्बिसाइड को दूर करने के लिए केमिकल का यूज करते हैं, और कहीं ना कहीं वो ह्यूमन हेल्थ को भी नेगेटिव रूप से इम्पैक्ट डालता है। तो अगर हम इस जीएम क्रॉप का उपयोग करेंगे तो इस पेस्टिसाइड और हेर्बिसाइड के प्रति क्या होंगे, रेजिस्टेंट होंगे, और वो केमिकल का यूज नहीं करेंगे, और केमिकल का यूज नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक इस प्रकार की हमको जो फसल है वो हमको उपलब्ध देखने को मिलेगी, ठीक है। दूसरी बात है कि क्लाइमेट चेंज की दिशा में हम इसको जीएम क्रॉप के माध्यम से टैकल कर सकते हैं, ठीक है। उसकी हम कई प्रकार की जो फीचर हैं उसको चेंज कर सकते हैं ताकि क्लाइमेट चेंज की हमको समस्या उत्पन्न ना हो, ठीक है। और क्लाइमेट चेंज के हिसाब से हम कोई स्पेसिफिक क्रॉप का निर्माण कर सकते हैं ताकि उस पर नेगेटिव रूप से इम्पैक्ट ना पड़े, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बीटी कॉटन और DMH11 की बात हम कर सकते हैं। दूसरा, अगेंस्ट में क्या आर्गुमेंट है, हमने जो DMH11 की जो हमने स्टडी की वो हमने 1 महीने 2 महीने 3 महीने की स्टडी की होगी, 15 दिन की स्टडी की होगी, अधिक से अधिक 1 ईयर की स्टडी की होगी, लेकिन हमको एक लॉन्ग टर्म में स्टडी करने की आवश्यकता होगी, कहीं ना कहीं हमको नेगेटिव ह्यूमन हेल्थ पे इम्पैक्ट इस प्रकार की चीजें देखने को मिल सकती हैं, तो जो कि मानव के लिए काफी नेगेटिव हो सकता है। दूसरा, इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म सेल्फ डेवलप हो सकते हैं जो कि जेनेटिक क्या हो, कंटेमिनेशन हो, जो कि इन्वायरमेंट को नेगेटिव रूप से प्रभावित करें, ठीक है। मॉलिक्यूलर लेवल पे थोड़ा सा अगर उसमें चेंजेस हो गया तो कहीं ना कहीं हमारी बायोडाइवर्सिटी को खत्म कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें हैं। दूसरा, अगर ये जेनेटिक मॉडिफाइड जो क्रॉप्स के जो सीड हैं वो कौन बनाएंगे, MNCs, मल्टीनेशनल कंपनियां। तो अगर ये कंपनियां मल्टीनेशनल कंपनियां सीड बनाएंगी तो फार्मर्स को क्या करेंगे, अधिक से अधिक दाम पे बेचेंगे, अपना प्रॉफिट अधिक से अधिक देंगे,
ठीक है, तो उनमें रिप्रोडक्शन की क्षमता नहीं होगी। तो अगर फार्मर को अगर एक बार अगर कोई प्रोडक्शन करना चाहता है तो उसको एक बार ही कर पाएगा, बार बार नहीं कर पाएगा। उसको जब दोबारा एक बार प्रोडक्शन के बाद दूसरा करना है तो उसको दोबारा एमएनसी के पास जाना पड़ेगा, वो उसको सीड लेके आएगा तभी उसका प्रोडक्शन कर पाएगा। ठीक है, एक ही बार यूजुअल इस प्रकार के सीड बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती हैं ताकि उनका मुनाफा अधिक से अधिक हो। और इस प्रकार की चीजें हमको जो बीटी कॉटन में भी देखने को मिली हैं, तो ये काफी महत्वपूर्ण इश्यू है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा, हमें जीएम क्रॉप के बारे में अभी पूर्णतः जानकारी नहीं है कि इसके कहीं ना कहीं कंसेक्वेंस क्या क्या हमको देखने को मिलेंगे। बीटी कॉटन में ऐसा देखा गया है कि कई फार्मर हैं लॉसेस फेस कर रहे हैं क्योंकि पेस्ट अटैक हैं इस पे और भी अधिक बढ़ गए हैं। इंटेंसिटी जो सैंडी फ्लाई है उसकी भी इंटेंसिटी काफी अधिक रूप से बढ़ गई है। महाराष्ट्र के रीजन में इस प्रकार की रिसर्च हमको देखने को मिली है। ठीक है, तो आप इस प्रकार की चीजें यहाँ से देख सकते हैं। दूसरी बात है कि हम जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी को पढ़ लेते हैं कि क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये क्या करते हैं, रूल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग, यूज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, स्टोरेज ऑफ हजार्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑर्गेनिज्म सेल 1989। और ये जो स्टैट्यूटरी बॉडी है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत स्टैब्लिश की गई है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं, जो मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज की जो हमारे सेंट्रल मिनिस्टर होते हैं वो इसके चेयरपर्सन हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के तहत है, जो हमने पढ़ ही लिया, यूज, मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, इंपोर्ट, ये सारी चीजें इनके द्वारा की जाती हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। दूसरा चेयरमैन ऑफ राज्यसभा चर्चा में है श्री जगदीश धनखड़ जी हैं, जो अभी पहली बार हमारे इन्होंने अध्यक्षता की, तो इस प्रकार की चीजें हमको देखने को मिली। तो हम राज्यसभा के बारे में पढ़ लेते हैं। ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के क्या होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हमको देखने को मिलते हैं। और वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कोई काम नहीं करते हैं, सिर्फ इनका जो वेतन भत्ते हैं, काम वगैरह मेंशन है, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन के रूप में ऑफ राज्यसभा के रूप में मेंशन है। इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा, इनके फंक्शन क्या है, हाउस के क्या होते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं। पावर और ड्यूटी ऑफ चेयरमैन क्या होते हैं, ले डाउन बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा इस प्रकार की इनकी पावर और ड्यूटी को डिफाइन किया गया है। ठीक है, प्रिंसिपल स्पोक मैन होते हैं हाउस के। और ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ राज्यसभा के तहत इनको पावर को कन्फाइन किया गया है। दूसरी बात, अगर कोई विवाद वाला विषय है तो चेयरमैन अब अपने बोर्ड को कास्ट कर सकते हैं, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और इनकी जो सैलरी अलाउंसेस हैं पार्लियामेंट्री के द्वारा बाय लॉ के द्वारा डिफाइन की जाती हैं, और सेकंड शेड्यूल है जो हमारी, उसके तहत इनकी सैलरी को डिफाइन किया गया है। ठीक है, दूसरी बात है, राज्यसभा क्या है, परमानेंट हाउस है, इसका डिसोल्यूशन नहीं होता है। 1/3 मेंबर हर 2 साल बाद इनके चले जाते हैं, और ताकि जो कंटिन्यूटी है वो लगातार इसकी बनी रहे। डिप्टी चेयरपर्सन होते हैं हाउस से, डिप्टी चेयरपर्सन जो इसके मेंबर होते हैं राज्यसभा के, उसके माध्यम से डिप्टी चेयरपर्सन को इलेक्टेड किया जाता है। और जो वाइस चेयरपर्सन का एक पैनल होता है, अगर डिप्टी चेयरपर्सन नहीं है तो वाइस चेयरमैन भी इनके द्वारा उस राज्यसभा की जो भी मतलब की प्रोसीडिंग है उसको होल्ड करते हैं, कौन, वाइस चेयरमैन। ठीक है, 4th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन में जो राज्यसभा की सीट है उसके बारे में, एलोकेशन के बारे में बात की गई है, चाहे वो स्टेट हो, यूनियन टेरिटरी हो, उसके बारे में बात की गई है, इस बात को ध्यान रखेंगे। 245 मेंबर हमको देखने को मिलते हैं, 12 मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, और 233 मेंबर हमको स्टेट और दिल्ली और पांडिचेरी की यूनियन टेरिटरी से हमको देखने को मिलते हैं। हमारे देश में जो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम है, हमने ब्रिटेन के सिस्टम से लिया, ठीक है, जिसको बेस्ट मिनिस्टर सिस्टम बोलते हैं। और इसमें एक लेजिस्लेचर होती है जिसको हमको बाई कैमरल लेजिस्लेचर हमको बोलते हैं, जिसमें हमें राज्यसभा होती है और लोकसभा होती है। ठीक है, एक एग्जीक्यूटिव ब्रांच भी हमको देखने को मिलती है,
और जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है इसी लेजिस्लेचर से आती है, चाहे वो राज्यसभा से मेंबर हो चाहे वो लोकसभा से मेंबर हो, इस एग्जीक्यूटिव ब्रांच में वो व्यक्ति जा सकता है, मतलब कि कैबिनेट मिनिस्टर या कोई भी चीज इसमें जाके बन सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो लेजिस्लेचर है और जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, इन दोनों में हमको सेपरेशन देखने को नहीं मिलता है, जैसा कि अमेरिका में हमको इस प्रकार का सेपरेशन और पावर टोटली हमको देखने को मिलता है, ऐसा भारत में हमको देखने को नहीं मिलता है। इसमें कौन कौन होता है? पीएम रहते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रहते हैं, और जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है इसको बोलते हैं गवर्नमेंट। और ये गवर्नमेंट जो अकाउंटेबल होती है, लोकसभा के प्रति अकाउंटेबल होती है, ठीक है। और अगर इनने अच्छा काम नहीं किया तो इनके प्रति नो कॉन्फिडेंस मोशन भी इनके अगेंस्ट लाया जा सकता है, और इसमें अगर इस प्रकार की चीजें सफल होती हैं तो ये सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, ठीक है। दूसरा, प्रेसिडेंट होते हैं, हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ हेड कौन होते हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। प्रेसिडेंट के नाम पर काम कौन करते हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर करते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा, नेशनल पार्टी स्टेटस चर्चा में है। हाल ही में जो आम आदमी पार्टी है उसको 6% वोट पंजाब में, मतलब कि गुजरात में मिल चुके हैं, और इसको ऐसा कुछ हुआ है कि मतलब कि इसको नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाना चाहिए, ऐसा इसको हुआ है। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि कौन कौन से जो क्राइटेरिया हैं जो नेशनल स्टेट पार्टी के रूप में देखे जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो है कि नेशनल पार्टी के दर्जा आपको पाना है, तो पहली बात तो यह है कि आपको 4 स्टेट और अधिक स्टेट में आपको 6% वोट आपको वैलिड होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको 4 सीट लोकसभा में, 4 एनी स्टेट में आपके पास होनी चाहिए, तो आप नेशनल पार्टी के रूप में आपको ये कोई पार्टी नेशनल पार्टी के रूप में हो सकती है। अगर मान लो आपने ये वाला क्राइटेरिया फॉलो नहीं किया तो आपको 2% सीट लोकसभा में होना चाहिए, और इनके जो मेंबर होंगे वो 3 डिफरेंट स्टेट से सिलेक्टेड होने आना चाहिए, तो आप नेशनल पार्टी हो जाएंगे। मान लो आपने ये भी क्राइटेरिया फॉलो नहीं किया, एक क्राइटेरिया और है, मतलब कि आप 4 राज्यों में अगर स्टेट पार्टी के रूप में है तो आपको नेशनल पार्टी का दर्जा ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो अब हम स्टेट पार्टी की बात कर लेते हैं। तो स्टेट पार्टी में अगर आपने 6% वोट वैलिड वोटर आपने लिए हैं, और उसके साथ साथ आपने 2 सीट उस असेंबली से ली हैं, तो आपको स्टेट पार्टी का दर्जा मिल जाएगा, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा 3 प्रमुख स्टेट पार्टी के नाम आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। दूसरा, स्टेट पार्टी, और अगर मान लो आपने वाले क्राइटेरिया नहीं फॉलो किए तो आप क्या करोगे? 3% ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट आपके पास होना चाहिए, या 3 सीट असेंबली से होना चाहिए, जो भी अधिक होगा। अगर आप ये वाला क्राइटेरिया फॉलो कर लेंगे तो आपको स्टेट पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। और एक बात हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर वो 4 राज्यों में स्टेट पार्टी है तो ऑटोमेटिकली कहाँ हो जाएगी? नेशनल पार्टी के रूप में आप उसको देख पाएंगे, ठीक है। ये बात हमने यहाँ पे लिखी है, तो एक बार आप उसको पॉज करके देख पाएंगे। वर्तमान में कितनी है? 8 पार्टी है, और उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा नेशनल पार्टी के रूप में दर्जा मिल जाएगा, तो वो भी 9 पार्टी हमारे देश में हो जाएंगी, ठीक है। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, नेशनल पीपल पार्टी है, और इंडिया तृणमूल कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब ऐसा क्या होता है कि अगर कोई पार्टी को अगर नेशनल पार्टी मिल जाए तो उसको क्या क्या सुख सुविधाएं मिलती हैं? पहली तो उसके पास फीचर और ये रहती है कि अगर वो नेशनल पार्टी है तो अपने सिंबल के माध्यम से उसका सिंबल उसके लिए रिजर्व हो जाएगा, उसका सिंबल कोई और यूज नहीं कर पाएगा। और दूसरा, वो उस सिंबल के साथ अक्रॉस द कंट्री क्या कर सकते हैं? वो इलेक्शन अपने कैंडिडेट को उस सिंबल पे इलेक्शन लड़वा सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात है कि उनको एंटाइटल हो जाएंगे लैंड के लिए, बिल्डिंग के लिए, दिल्ली में अपना हेडक्वार्टर अपनी पार्टी का नेशनल हेडक्वार्टर आप दिल्ली में बना सकते हैं, अगर आप नेशनल पार्टी आपको दर्जा मिल गया तो, ठीक। कैंडिडेट, अगर कोई कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है, इलेक्शन है, तो वो उनके पास केवल एक प्रपोजर होना चाहिए नॉमिनेशन के लिए। अगर आप नेशनल पार्टी नहीं है तो आपके पास 2 व्यक्ति आपको आपके नाम को प्रपोज करें तो आप कैंडिडेट, तो आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। तीसरी बात है कि आपको दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो पे ब्रॉडकास्ट आपको स्लॉट मिल जाएंगे, तो आप उसके माध्यम से आप अपनी बातें जनता के समक्ष
रख सकते हैं। 40 स्टार कैंपेन आपको मिल जाएंगे, और अगर आप नेशनल पार्टी नहीं है तो आपको 20 स्टार कैंपेन आपको मिल जाएंगे। एक्सपेंडिचर, अगर आप नेशनल पार्टी हैं तो कैंपेन पे जो उनका एक्सपेंडिचर होता है, स्टार कैंपेन पे जो एक्सपेंडिचर होता है, वो कैंडिडेट की स्पेंडिंग लिमिट में शामिल नहीं होता है। अगर आप नहीं है तो आपकी स्पेंडिंग लिमिट में वो शामिल रहेगा। अब हम आप के बारे में, आम आदमी पार्टी के बारे में देख लेते हैं कौन कौन सा है। दिल्ली और पंजाब में लार्जर वोटर शेयर उनको मिला है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गोवा में 6% उनको वोटर शेयर मिल गया है। हिमाचल प्रदेश में 1% मिला है। गुजरात में 13% वोट शेयर उनको मिल चुका है। तो आप मुझे बताइएगा कि आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी है जो हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे एक क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, कमेंट करके आप हमें बताइएगा। ठीक है, चलो। नेशनल हेरिटेज स्टेटस फॉर राम सेतु, राम सेतु हमने पढ़ा, सबसे पहले राम सेतु पढ़ लेते हैं। राम सेतु आप देख पा रहे हैं, ये वाला आपको राम सेतु देखने को मिलेगा। ये तमिलनाडु वाला पार्ट है, इसको आप धनुषकोटी बोलते हैं। इधर एडम ब्रिज आपको हम बोलते हैं, इसको, ये हमारा पाक स्टेट है। इधर आपको गल्फ ऑफ मन्नार बोलते हैं। तो सरकार का एक प्लान था कि हम इसको अगर तोड़ दें तो यहाँ से हमारे शिप्स होकर जाएंगे, क्योंकि आस्था का विषय है, भगवान राम से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो इसको सरकार ने 2007 में कहा कि हम इसको तोड़ने का प्लान बना रहे हैं, यहाँ से हम इसको कैनाल लेके जाएंगे, यहाँ से होकर जाएगी। तो हमारी जो इधर से हम घूम के जाते हैं ऐसे इधर, तो हमारे ये समय बचेगा, ईंधन बचेगा, और कम से कम खर्च होगा, तो हम सीधे यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाएंगे, तो इसमें कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में इस पर रोक लगा दी। ठीक है, बस यही चर्चा में था। तो हम कुछ महत्वपूर्ण लोकेशंस पढ़ लेते हैं। ये आपको पाक स्टेट देखने को मिलेगा, ये आपको पाक बे देखने को मिलेगा, ये आपको एडम ब्रिज देखने को मिलेगा, इधर आपको गल्फ ऑफ मन्नार आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इतना आप ध्यान रखेंगे। इससे ज्यादा आपको कुछ ध्यान रखना है, इनकी लोकेशन आप याद रखिएगा, नॉर्थ टू साउथ आप लोकेशन याद रखिएगा। ठीक है, इससे ज्यादा आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, ये श्रीलंका का मैप है, आप एक बार देख लो। ये गाले है, इधर आपको पोर्टुगल मिलेगा, कोलंबो मिलेगा, और इधर आपको पट्टालम मिलेगा। ठीक है, और ये आपको जफाना मिलेगा। ये काफी विवादित एरिया रहता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे तमिल भाई भी इधर रहते हैं, तो काफी चर्चित मुद्दा हमेशा रहता है, तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो यही बातें यहाँ पे लिखी है। सरकार ने 2007 में इस प्रोजेक्ट को लेके आए, जिसका नाम था सेतु समुद्रम शिप कैनाल प्रोजेक्ट। उन्होंने कहा कि हम इसको बीच में से एक अपना कैनाल लेके आएंगे, इसको इंडिया श्रीलंका को आपस में जोड़ता है। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें 2007 में क्या लगा दी, स्टे लगा दिया, आप इसको नहीं तोड़ सकते। ठीक है, बचते नहीं न्यूज थी। दूसरा, साइक्लोन मैंडाउस चर्चा में है, तमिलनाडु की कोस्ट की तरफ आ रहा है, और इसका नाम यूएई के द्वारा रखा गया है। एक सेट ऑफ, मतलब कि एक सेट ऑफ बंच होता है, और उसमें डिसाइड रहता है कि कौन सा नाम किस कंट्री के द्वारा रखा जाता है, बाय द सीक्वेंस। तो इस बात को, इसलिए इसका नाम रखा जाता है। और ऐसे नाम रखे जाते हैं ताकि किसी कम्युनिटी किसी प्रकार के साथ हमको उसके साथ ना जोड़ सकें, और कोई प्रकार का उसको भेदभाव उत्पन्न ना हो। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं कि साइक्लोन के लिए कंडीशन क्या होती है। सबसे पहले तो 27 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होना चाहिए। अगर 27 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होगा तभी इसको एनर्जी मिलेगी। ठीक है, ओशन में। और दूसरी बात है, कोरोलिसिस फोर्स की उपस्थिति होनी चाहिए। कोरोलिसिस फोर्स जो पृथ्वी का रोटेशन है उसके माध्यम से उत्पन्न होता है। अगर कोरोलिसिस फोर्स नहीं होगा तो साइक्लोन नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो उसका रोटेशन नहीं कर पाएगा। स्मॉल वेरिएशन होना चाहिए वर्टिकल बाइंड में, जो बिंड होती है उसमें स्मॉल वेरिएशन होना चाहिए। लो प्रेशर का एरिया देखने को मिलना चाहिए, और अबव लेवल पे हमको डाइवर्जेंस देखने को मिलना चाहिए। इस बात को ध्यान रखेंगे। जैसे हम देख पा रहे हैं, ये इधर आपको वर्टिकल देखने को मिलेगा, इधर आपको हॉरिजेंटल चीजें देखने को मिलेंगी। इधर आपको आउटफ्लो देखने को मिलेगा, इधर आपको इनफ्लो देखने को मिलेगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं आई, इसको बोलते हैं आई बॉल। इसके बाहर और भी एरिया हमको देखने को मिलता है। आई में हमको जो रीजन रहता है, यहाँ पे आकाश जो हमारा जो
पर्यावरण रहता है, जो भी हमारा एटमॉस्फेयर रहता है वो बिल्कुल क्लीन रहता है, ना कुछ बारिश होती है, कुछ नहीं होता है। लेकिन जो आई बॉल रहती है, यहाँ पे काफ़ी बड़ी मात्रा में हमको रेनफॉल देखने को मिल सकता है, तूफान आ सकते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें हमको देखने को मिल सकती हैं, और जैसे जैसे इधर आते जाएंगे इसकी इंटेंसिटी हमको कम दिखती हुई मिलेगी। ठीक है, ये एरिया हमको देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे साइक्लोन हमको लगातार फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं, ये एरिया आप याद रखिएगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक, हमारे रीजन में जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन देखने को मिलेंगे, अप्रैल से दिसंबर में हमको चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलो फंड चर्चा में है जिसका नाम है स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल मिड इनकम हाउसिंग फंड। इसका मतलब है स्वामित्व इसको बोलते हैं, और श्रीमती निर्मला सीतारमण ने इनको लॉन्च किया, इस फंड को लॉन्च किया, और लॉन्च करने के बाद इन्होंने कहा कि इसकी जो 5,000 करोड़ से आसपास इस फंड का इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी, उससे अधिक वैल्यू होगी, और इसके माध्यम से हम मिड और स्मॉल रेंज के जो हमारे प्रोजेक्ट है उनको हम फाइनेंस करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और इस फंड को कैटेगरी सेकंड जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है उसमें रखा गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या है? एक प्राइवेट पूल रहता है, इसमें इंडियन फॉरेन जो सोर्स हैं दोनों प्रकार के शामिल रहते हैं। ये बॉडी कॉर्पोरेट है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के रूप में काम कर सकती है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। जो रेरा के रजिस्टर्ड जो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट रहते हैं उसके माध्यम से इसको इस फंड के द्वारा फंड दिया जाएगा और फाइनेंसिंग दी जाएगी। स्टेट्स जो प्रोजेक्ट है उनको भी, चाहे ब्राउन फील्ड को हो या फिर ग्रीन फील्ड को, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, दूसरा बैंक इंश्योरेंस चर्चा में है। गवर्नमेंट ने न्यू नॉर्म्स नोटिफाई किए हैं कि आप बैंक इंश्योरेंस के माध्यम से कोई भी आपके साथ धोखाधड़ी ना कर पाए। तो बैंक और इंश्योरेंस के मध्य एग्रीमेंट हुआ है, उसके माध्यम से उन्होंने नाम रखा है बैंक इंश्योरेंस, और इसके माध्यम से वो क्या करेंगे, न्यू नॉर्म लेके आएंगे ताकि वो सिटीजन सेंट्रिक प्रॉब्लम को, समस्याओं को, कोई भी अगर उनका ग्रीवेंस है तो उसके माध्यम को उसको सुधार कर सकें, उनका समाधान कर सकें। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। दूसरा कृषि उड़ान स्कीम चर्चा में है। इसको इंटरनेशनल नेशनल रूट के माध्यम से जो हमारे किसान भाई हैं उनको सहायता उपलब्ध कराई जाती है। अगस्त 2020 में लॉन्च किया गया था, अभी इसका नया वर्जन लॉन्च किया गया है 2.0। तो जो हमारा ट्रांसपोर्टिंग सेक्टर है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को हमको इम्प्रूव करना है, उनका एक्सपोर्ट इम्प्रूव करना है, ताकि उसके माध्यम से किसानों को मदद उपलब्ध कराई जाती है, ताकि उनका जो स्कीम का जो उद्देश्य है, सीमलेस इंश्योर हो उनके पास, किसानों का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इफेक्टिव हो, टाइम बाउंड मैनर में हो, एयर के माध्यम से अगर हमको ट्रांसपोर्टेशन करना पड़े तो वो भी हम कर सकें। स्पेशली नॉर्थ ईस्ट हिली एरिया, ट्राइबल एरिया रीजन में प्राथमिकता दी जाती है। 8 मिनिस्ट्री आपस में कन्वर्ज करती हैं। ठीक है, और इस स्कीम को कोई स्पेसिफिक बजट एलोकेट नहीं किया गया है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, बस इतना आपको ध्यान रखना है, इसके बाद आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है। गगन चर्चा में है, जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। इसको इसरो और एएआई ने डेवलप किया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, ताकि माध्यम से जो स्पेस बेस्ड ऑगमेंटेड सिस्टम है उसके माध्यम से जो हमारी स्पेस की नेविगेशनल सर्विस है, जो हमारी फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन है, उसके माध्यम से हम उसकी सर्विस में एफिशिएंसी को बढ़ावा मिल सके, और इन सर्विस को हम G8, G10, G15 के माध्यम से उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसमें कितनी सैटेलाइट है? 3, G8, G10, G15। अब एक और सर्विस है जिसको हम बोलते हैं नाविक। अब आप उसके बारे में कमेंट करके बताइए उसमें कितनी सैटेलाइट अभी वर्तमान में है। ठीक है, चलो, जैसे आप देख पा रहे हैं G8, G10 और G15, G15। एंथ्रेक्स चर्चा में है। इंटरनेशनल 1922 में इंटरनेशनल एंथ्रेक्स कमीशन एक रेजुलेशन पास किया गया था। उसमें कहा गया था जो हमारी जेनेटिक डिसीजें हैं उनके बारे में हमें सेफली स्वीकार करना है, ताकि इनको मतलब कि फैलाव ना मिले। ठीक है, अब ये जूनोटिक डिसीजें हैं, ये क्या होती हैं? एनिमल टू ह्यूमन क्या होती हैं? ट्रांसफर होती हैं। और जो एंथ्रेक्स है वो बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्रेसिस के माध्यम से
फैलता है। ग्रास ईटिंग एनिमल हो, स्पोर्स एनिमल हो, ठीक है। और इस प्रकार के एनिमल हमको देखने को मिलते हैं को काफी डिकेड से हमको एनवायरनमेंट में देखने को मिलते हैं। कैटल, सीप, गोट के माध्यम से फैल सकता है। ह्यूमन इन्फेक्शन रेयर, डज अकर हो सकते हैं, मतलब कि रेयर हो सकता है लेकिन अकर भी कहीं कहीं हमको देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार की चीजें देख सकते हैं। वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट हमको देखने को मिली, WHO ने रिलीज की। उनने कहा कि 247 मिलियन केसेस हमको देखने को मिले और 619,000 मलेरिया डेथ हमको 2021 में देखने को मिले। इसमें से आपको 79% केसेस आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे और 83% जो डेथ हैं वो हमको साउथ ईस्ट एशिया में हमको देखने को मिलेगी। मलेरिया पैरासाइट माध्यम से फैलता है, ट्रांसमिटेड होता है, जिसका नाम है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के माध्यम से। 5 पैरासाइट स्पीसीज हमको देखने को मिलती हैं इन ह्यूमन में। एक है फेल्सीफेरम, पी फेल्सीफेरम, ये आपको पी बाइवेक्स। तो पी फेल्सीफेरम आपको अफ्रीकन कंटिनेंट में देखने को मिलेगा, पी बाइवेक्स आपको सब सहारन अफ्रीका रीजन में देखने को मिलेगा। यही इसके माध्यम से जो पी बाइवेक्स है काफी थ्रेट है। सबसे बड़ा थ्रेट कौन सा है? पी बाइवेक्स, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। सिंगनपुर केव चर्चा में है, छत्तीसगढ़ रायगढ़ में हमको देखने को मिली है, इसी चर्चा में है। और ये 30,000 BC के आसपास की हमको क्लेम किया गया है। मैक्सिकन और स्पेनिश जो हमारा चीजें हैं, जो केव हैं, उसके समकालीन हमको देखने को मिलती हैं। इसमें एनिमल्स, हंटिंग, जियोमेट्रिक डिजाइन और एग्रीकल्चर की एक्टिविटी हमको चीजें देखने को मिली हैं, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं डायग्राम के माध्यम से, ठीक है। ये केव हमको कहाँ देखने को मिली है? सिंगनपुर केव, जो कि छत्तीसगढ़ में, रायगढ़ में। दूसरा किलोनोवा चर्चा में है, इसमें गामा रे बस्ट चीजें देखने को मिली हैं। आप सिर्फ इसमें इतना ध्यान रखेंगे, एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है, 11 दिसंबर 2021 को देखने को मिला। और इसमें क्या होता है, 2 न्यूट्रॉन स्टार में आपस में कोलिजन होता है और उसके माध्यम से ब्लैक होल जैसी रिलीजिंग हमको देखने को मिलती है, जिसका नाम रखा गामा रे बस्ट। इसमें गामा रे बस्ट में काफी क्या होता है, एनर्जेटिक एक्सप्लोशन होता है, ठीक है। और डिस्टिंक्ट गैलेक्सी के में हमको चीजें देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है, इसके बाद आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है। एक इसमें लॉन्ग ड्यूरेशन हो सकता है, एक आपको शॉर्ट ड्यूरेशन हो सकता है। जैसा आप यहाँ देखेंगे, लॉन्ग गामा रे बस्ट आपको देखने को मिलेगा, जिसकी ड्यूरेशन आपको 2 सेकेंड से ज्यादा देखने को मिलेगी। इसमें 2 रेड जॉइंट जो स्टार हैं वो आपस में कोलैप्स करेंगे और ब्लैक होल की तरह आपको घटना देखने को मिलेगी, ठीक है, लेकिन उससे कम। इसमें आपको शॉर्ट गामा रे बस्ट में आपको 2 सेकेंड से कम देखने को मिलेगी। इसमें आपको 2 स्टार आपस में कोलैप्स करेंगे, लेकिन इसमें इवेंट जो घटना है इसकी जो तीव्रता है इससे कम आपको देखने को मिलेगी। बस 2 चीजें ध्यान रखेंगे, किलोनोवा क्या है, गामा रे बस्ट क्या है, ये आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा, कन्वेंशनल मॉडल फॉर स्टार फॉर्मेशन क्या क्या है। जैसे आप यहाँ पे ये नेबुला आप देखेंगे, एवरेज स्टार बनेगा, एवरेज रेड जॉइंट बनेगा, रेड जॉइंट के बाद प्लेनेटरी नेबुला बनेगा और व्हाइट ड्वार्फ बनेगा। तो अभी हमने बात की रेड जॉइंट में अगर आपस में कोलिजन होता है तो आपको किलोनोवा चीजें आपको देखने को मिलती है, चाहे वो लॉन्ग ड्यूरेशन की हो या फिर शॉर्ट ड्यूरेशन की हो। अगर मैसिव स्टार होगा तो सुपर रेड जेंट बनेगा, सुपरनोवा बनेगा और न्यूट्रॉन स्टार आपको चीज देखने को मिलेगी। और न्यूट्रॉन स्टार के आपस में कोलिजन के द्वारा आपको चीज देखने को मिलेगी, जिसको बोलते हैं किलोनोवा, जिसको गामा बस्ट रे बोलते हैं, ठीक है। ये आपको ब्लैक होल भी देख सकता है अगर इनका मास काफी अधिक हो, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये आपको ब्लैक होल की चीज देखने को मिलेगी, इधर सिंगुलरिटी है, इधर हॉरिजन है, इधर आपको फोटोस्फीयर है, इधर आपको एक्रेशन डिस्क आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, पेरू चर्चा में, पेरू की पहली जो प्रेसिडेंट है वो मिली है, महिला है, जिनका नाम है डीना बोलेट्स, ठीक है। पेरू आपको एक चीज देखने को मिलेगी, इसकी राजधानी आपको इक्वाडोर से लगेगी, कोलंबिया, ब्राजील, बोलिविया से, ठीक है। ये आपको 2 रिवर देखने को मिलेंगी, जिसका नाम है मैरानून, ये आपको मिलेगी ओकिलाई। तो दोनों रिवर किसकी हैं? अमेजन बनाती हैं, ठीक है। ये कौन सी लेक है ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। दूसरा, बेलारूस चर्चा में है, क्यों?
यूक्रेन और रसिया के कारण चर्चा में है। इनकी ट्रूप में काफ़ी हमको एक्टिविटी देखने को मिली, इसी चर्चा में था। बेलारूस की सीमा आपको देखने को मिलेगी लिथुआना, लातविया, रसिया, यूक्रेन, पोलैंड, ठीक है, इन देशों से आपको देखने को मिलेगी। लैंड लॉक कंट्री है, इसकी जो राजधानी है मिन्स्क आपको देखने को मिलेगी। और इस रीजन से भी चर्चा में रहता है कि बेलारूस के माध्यम से जो माइग्रेशन आपको देखने को मिलता है, बेलारूस के माध्यम से लोग कहाँ जाते हैं, पोलैंड जाते हैं, लिथुआनिया जाते हैं, लातविया जाते हैं। इसके माध्यम से जो यूरोपियन कंट्री है वहाँ आपको देखने को मिल सकते हैं। और इसी के कारण पोलैंड जर्मनी में विवाद देखने को मिलता है, क्योंकि पोलैंड के माध्यम से जो माइग्रेशन होता है वो जर्मनी में भी हमको देखने को मिलता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।